नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव किया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस के अस्तित्व पर उठे सवालों पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया है कि राजस्व पुलिस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट योजना में 50% और 25% राज्य देगा। नैनीताल के लिए एक खुशखबरी भी है, जहां नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने की मंजूरी मिली है। तो वहीं आम लिमिट को अब 38,000 से बढ़ाकर 42,000 कर दिया गया है। तो देखिए, कैबिनेट की बैठक और ये तमाम महत्वपूर्ण फैसले, जहां उत्तराखंड कैबिनेट में ये फैसले लिए गए हैं। पुलिस आरक्षी के 1750 प्रमोशन के पदों पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। महिला आरक्षण को लेकर चर्चा की गई है। तो वहीं उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली है इस कैबिनेट की बैठक में। तो वहीं बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट योजना में 50% और 25% राज्य देगा। नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। इस जैसे तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। और इसी के साथ जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों का बीमा 5 लाख से 10 लाख किया गया है। तो वहीं रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को हरिद्वार यूनिवर्सिटी नाम दिया गया है, ये भी अहम फैसला। तो वहीं दिवाली डीए और बोनस को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। तो वहीं कार्मिकों को आउटसोर्सिंग की सेवा योजना से कैसे लिया जाना है, उसको पर भी चर्चा की गई है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट मंत्रिमंडल में लाई गई है। मंत्रिमंडल के लिए ये भी अहम प्रस्ताव रहा। तो वहीं कूड़ा फेंकने और थूकने पर भी जो तमाम नियम वाली है, उस पर डिस्कशन किया गया है। राजस्व पुलिस को चरणबद्ध तरीके से किस तरीके से आम रेगुलर पुलिस के साथ जोड़ा जाएगा, उस पर मंथन किया गया है। पहला मत था हमारा परिवहन विभाग का, जिसमें उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली में परिवर्तन किया गया है। इसमें जो पहले तक ये व्यवस्था थी कि जो कंपाउंडिंग की फीस है उसका 25% जो है उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष में जाता था। उस 25% की धनराशि को अब 30% करने का माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिया गया है। मत संख्या 4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का था। इसमें एक कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग नहीं मिल रहा था, तो उस कर्मचारी को भी 7वां वेतन आयोग दिए जाने के बारे में निर्णय किया गया। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये यूसर्क में एक कर्मचारी थे, उनके बारे में। इसके अलावा वन्य एवं वन्य जीव विभाग का इनके जो वार्षिक लेखा परीक्षाएं हैं, वार्षिक लेखा परीक्षाओं को माननीय विधानसभा में रखने का निर्णय हुआ। वन निगम का, जी मैम, वन निगम का। इसके अलावा फिर नेक्स्ट मत था हमारा ये आवास विभाग का। आवास विभाग में जो कमर्शियल जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें लैंड यूज चेंज करने के लिए बाहरी क्षेत्रों में, यानी कि जो महायोजना या जो नगर निकाय से बाहर के क्षेत्र हैं, उसमें 7.5% और नगर निकायों और महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत जो है उसमें लैंड यूज कन्वर्जन करने के लिए, कृषि से लैंड यूज कन्वर्जन करने के लिए 7.5% और 15% की धनराशि है। लेकिन पेट्रोल पंप के लिए उच्चीकरण शुल्क जो है वो 75% दिया जा रहा था, जो कि एक विसंगति थी। उस विसंगति को ठीक करते हुए तो पेट्रोल पंप में भी कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस के भांति रेट लागू करने का निर्णय लिया गया। तो राजस्व पुलिस क्षेत्र को अब फेज वाइज चरणों में रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करना है। प्रथम चरण में वो क्षेत्र लेने हैं जो जहाँ पे सिर्फ गांव को थाने के साथ जोड़ देना है, वो जुरिस्डिक्शन मिल जाएगा। और साथ में 6 पुलिस स्टेशन और 20 चौकियां, जहाँ पे पर्यटन गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं और बहुत सड़कें भी बन गई हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे क्राइम्स भी बढ़ रहा है। इसलिए वहाँ पे अब वो रेगुलर पुलिस की 6 पुलिस स्टेशन और 20 चौकियां अतिरिक्त स्थापित की जाएंगी।
राजस्व पुलिस को चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड में खुलेंगे 6 नए थाने और 19 चौकियां, जहां पौड़ी में यमकेश्वर और टिहरी में छाप में खुलेगा थाना, तो वहीं चमोली में घाट और नैनीताल में खनसू खुलेगा थाना, अल्मोड़ा में देघाट और धौलछीना में नया थाना खुलेगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है, जहां देहरादून राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस को अब रेगुलर पुलिस में परिवर्तित करने जा रही है। और इसी क्रम में बुधवार को कैबिनेट बैठक में यह निर्णय भी ले लिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद सूत्रों ने बताया है कि राज्य में 6 नए थाने और 19 चौकियां खुलने जा रही हैं। पौड़ी जिले में यमकेश्वर, टिहरी जिले में छाप चमोली और जिले में घाट, नैनीताल में खनसू, अल्मोड़ा में देघाट और धौलछीना में नए थाने खुलने जा रहे हैं। तो देखिए, चरणबद्ध तरीके से ये पूरा कार्य किया जाएगा और इसके लिए जो कार्य योजना है वो तैयार कर ली गई है। और राजस्व पुलिस को किस तरीके से रेगुलर पुलिस में मिलाना है। और देखिए, खासतौर से अंकिता हत्याकांड के बाद से ही लगातार ये मांग थी कहीं ना कहीं लोगों की, और इसकी विशेषता को भी समझा गया, जिसके बाद सूझबूझ के साथ ये बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में अब 6 नए थाने और 19 चौकियां खोली जाएंगी और बाकायदा इसका स्टेप बाय स्टेप ये पूरे प्लान जो है तैयार किया गया है, जिससे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो चमोली में घाट और नैनीताल में खनसू खुलेगा थाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून स्थित एफडीए बिल्डिंग में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड के कार्यालय एवं राज्य विश्लेषणशाला के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया, जहां 26 करोड़ की लागत से तैयार इस भवन से प्रदेश को काफी फायदा देखने को मिल सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि खाद्य एवं ड्रग विभाग को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिससे गुणवत्ता युक्त दवाएं और खाने पीने की चीजें लोगों को मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी को लेकर भी लोक सेवा आयोग को भेजे गए अधियाचन पर जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाए जाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं, जिससे कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विभाग की परेशानियों का निवारण भी हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग को ये बधाई दे रहा हूं कि अब उत्तराखंड राज्य में हमारा एफडीए भवन अलग बन गया है, इसका निदेशालय भी अलग हो गया है और भारत सरकार ने हमको जो 26 करोड़ रुपये दिए थे उसमें हमारे पास जो लैब के इक्विपमेंट हैं वो जो है विश्व स्तरीय है। और अब जो पहले हम लोग कोई भी लैब के लिए जब भेजते थे तो चंडीगढ़ भेजना पड़ता था, दिल्ली भेजना पड़ता था, अब सारी जो है जांचें यहीं पे हो जाएंगी। इतने भी हमारे ड्रग कंट्रोलों की कमी है, तो जब तक लोक सेवा आयोग से पद नहीं भरे जाते तब तक हम प्रतिनियुक्ति पे भी लोगों को बुलाना चाह रहे हैं। एफडीए भवन के बन जाने से यहाँ बहुत सारी जो मैन पावर का ह्रास होता था, हमारी बहुत सारी सामर्थ्य अन्य कामों में लगती थी, आने जाने में लगती थी, उसका एक तो समाधान होगा और जल्दी से त्वरित रूप से यहाँ पर ये सब सुविधा यहाँ प्राप्त हो जाएगी और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही जो पोस्टों की जो बात है, वो पोस्टें हमारी प्राथमिकता में है और हर कीमत पर हम तय समय सीमा पर सारी पोस्टों को भरने की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की जुबान एक बार फिर से फिसल गई। बंशीधर ने महिलाओं और छात्राओं के सामने कहा कि जब विद्या मांगने की बारी आती है तो सरस्वती को पटाओ, शक्ति मांगनी हो तो दुर्गा को पटाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ, जिसे सुनकर वहां बैठी महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का हो गई। आज बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम बना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो रोजी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष लिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ।
आदमी के पास है क्या? एक शिवजी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बर्फा से ठंडे में घूम रहे हैं। और एक विष्णु भगवान है, समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत पहाड़ पूर्व से ही भगवान ने कहा। और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं अपने सभी बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो ये कामना करते हुए, विभाग से बहुत कुछ हो रहा है। जब से रेखा जी मंत्री बनी है, मैं रोज देखता हूं कहीं न कहीं बहुत ज्यादा महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान विधायक बंशीधर भगत देवी देवताओं को लेकर दिए गए बयान के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भगत के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की थी और साथ ही बीजेपी नेताओं से मांग की है कि अपने विधायक के बयान का संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के देवी देवताओं का मंच से मजाक उड़ाने का काम किया है। कल हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में जिस तरह से उत्तराखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक बंशीधर भगत के द्वारा हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया गया, वो अक्षम्य है। मैं उनके शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं, ऐसे देवी देवताओं के लिए जितने निचले दर्जे के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान हिंदू धर्म का है, हमारे देवी देवताओं का है। और मुझे लगता है कि इसका संज्ञान हाईकमान को लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हम सब की भावनाओं को आहत किया है। जो हिंदू धर्म में जिनकी आस्था है, हमारे देवी देवताओं में जिनकी आस्था है, उन सब की भावनाओं को चोटिल करने का काम अपने वक्तव्य से, अपने भाषणों से बंशीधर भगत ने किया है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की बदजुबानी उन्होंने की हो। कल हल्द्वानी 21 से 23 अक्टूबर के बीच उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी। केदारनाथ दर्शन के साथ जवानों संग मनाएंगे दीपावली। बद्रीनाथ दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2018 में पीएम मोदी ने उत्तराखंड में मनाई थी दीपावली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा संभावित है। उम्मीद है कि इस बार की दीपावली पीएम मोदी उत्तराखंड में मनाएंगे और ये कहा जा रहा है कि 21 से 23 अक्टूबर के बीच पीएम मोदी केदारनाथ के दर्शन करेंगे। संभावना है कि पीएम मोदी इस बार की दीपावली सेना के जवानों संग मनाएंगे। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए खराब मौसम और बर्फबारी के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की। इसके साथ ही अधिकारियों से प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों का फीडबैक भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी खुद केदारनाथ निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में संकेत भी दे दिए हैं कि पुनः निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या करने की साजिश रचने वाले 4 आरोपी जेल जा चुके हैं। इस साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी जल्द पूरे मामले का खुलासा कर देगी, ऐसी उम्मीद है। और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश जेल में हुई और खुद मंत्री ने अपने शुभचिंतक से मिली जानकारी जब पुलिस से साझा की तो आरोपी पकड़े गए। इतने बड़े अपराध की प्लानिंग जेल में हो गई और इंटेलिजेंस से लेकर जिला पुलिस अनजान बनी रही। इस पूरे मामले में राज्य का इंटेलिजेंस व पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। इस सवाल पर राज्य की अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने जवाब नहीं दिया है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि आपका सुझाव गृह मंत्री से साझा कर दिया जाएगा, जबकि ये दोबारा कहा गया है कि यह सुझाव नहीं, हमारा सवाल है। तो कहती हैं कि ठीक है, इस पर रिपोर्ट मांगी जाएगी। इतने बड़े मामले पे अपर मुख्य सचिव गृह का ये जवाब किसी को समझ नहीं आ रहा। कारागार विभाग को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आपका जो सवाल है उस सवाल को हम भी उनसे पूछेंगे। धन्यवाद।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर नई बहस छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके SSSC के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो राज्य की साख को गिराने का काम करें। वहीं कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि यूके SSSC के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जरूरत है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि बीमारी के इलाज की जरूरत है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जो यूके SSSC है, इसकी नीयत ही खराब है। इसको बनाने के पीछे इंटेंशन ही सही नहीं थी। और इसलिए मैंने कहा था 27 जुलाई का मुझे अच्छी तरह याद है कि इस संस्था को भंग कर देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो राज्य की साख को गिराने का काम करें। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी संस्थाओं की इस प्रदेश को जरूरत ही नहीं थी जो उत्तराखंड के युवाओं के साथ ही धोखा करे। नहीं, आप गलत हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बीमारी का इलाज किया जाता है, बीमार को नहीं मारा जाता। यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भ्रष्ट अधिकारियों को बदले जाने की जरूरत थी, सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत थी। आयोग में कोई खामी नहीं है, आयोग में पदासीन लोगों में खामी थी। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी संस्थाओं की इस प्रदेश को महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि राज्य सरकार इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस पर सरकार की तरफ से एसएलपी दाखिल हो चुकी है। महिला आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। साथ ही महिलाओं से जुड़े हुए आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सुप्रीम कोर्ट आईपीएल दायर किया है और क्योंकि हम पहले से प्रतिबद्ध हैं कि उत्तराखंड के अंदर महिला आरक्षण जो व्यवस्था चली आती है उसको हम लागू कराएंगे। और मुझे बताते खुशी मुख्यमंत्री का मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अध्यादेश लाने की बात इसमें कही है। बहुत जल्दी कैबिनेट में अध्यादेश भी आ सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट में अगर गए हैं ना तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते इस विषय पर विचार करेंगे कि हमने उद्यान निदेशक के खिलाफ चल रही जांच के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मेरे द्वारा दिए गए जांच के आदेशों को अभी सिर्फ 9 दिन बीते हैं और मैंने 15 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की गई है। राज्य सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के साथ स्पष्ट आदेश है कि कोई भी दागी विवादित व्यक्ति काम पर ना रहे और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि निर्दोष व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाए। इन आदेशों का पालन इस रिपोर्ट में भी दिखेगा। मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड के उद्यान निदेशक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दे दिया है। आपको बताते चले कि उद्यान निदेशक हरमिंदर बवेजा के खिलाफ हिमाचल में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और उत्तराखंड में उनके खिलाफ गंभीर आरोप की जांच शुरू हो गई है। मैंने व्यक्तिगत अपने जो सचिव हैं पुरुषोत्तम जिनको जांच सौंपी है, उनकी गिनती एक ईमानदार अफसर में होती है और उस जांच में अभी नाम का उल्लेख करना ठीक नहीं है। कोई और भी व्यक्ति भी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इतना इशारा मैं आपको कर रहा हूँ। आप देखिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी शरीफ व्यक्ति पे आ जाए और कोई गरीब व्यक्ति बचे ना। ये हमारी सरकार का संकल्प है। पुष्कर सिंह धामी सरकार इस हिसाब से काम कर रही है। आपने जितने भी मामले देखे होंगे हर दोषी को उसकी जगह में फिट किया गया है और यहाँ भी जैसे रिपोर्ट आएगी उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद लगातार महिला अपराध के मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। श्रीनगर में भी ममता बहुगुणा करीब 3 साल से लापता है। ममता के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामले की जांच सही से नहीं की और अब मामले की लीपापोती करने में जुटी है। पुलिस प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव है। उन्होंने सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। ममता बहुगुणा के भाई प्रदीप जोशी ने बताया कि ममता के ससुराल पक्ष ने इस पूरे मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग नहीं की है, रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, जबकि वो अपने ससुराल से ही गायब थी। उल्टा उनकी बहन को बदनाम किया जा रहा है कि वो किसी के साथ भाग गई है। सीबीसीआईडी से जांच हो, यदि सीबीसीआईडी से हमें संतोषजनक जांच नहीं मिलती है तो हम सीबीआई की मांग करेंगे और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जांच को प्रभावित किया गया है सर। एक्चुअली
यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पर बीजेपी के, उनके द्वारा जो यहाँ के माननीय विधायक हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की और उन्होंने मतलब उनसे गुमराह करके नरेंद्र बिष्ट जो था यहाँ पर कोतवाल, उसको फ़ोन करवाया उन्होंने। मेरी वो स्कूल से फ्रेंड थी, स्कूल टाइम से हम लोग शुरू से बचपन से ही साथ पढ़े थे और पड़ोसी भी थे। तो मेरे को नहीं लगता सुसाइड करने वाली लड़की, क्योंकि वो इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी, तो सुसाइड तो पॉसिबल ही नहीं है और ना वो भागी, क्योंकि जिसने इतनी सारी प्रॉब्लम अपने आप ही फेस कर ली। लगातार उस पर मानसिक प्रताड़ना भी हो रही थी, शारीरिक प्रताड़ना भी हो रही थी, 2 बेटियाँ उसकी हो गई थी। लक्सर तहसील क्षेत्र का बसेड़ी खादर गांव डेंगू की चपेट में है। लक्सर स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक डेंगू के कारण एक ग्रामीण की मौत हो गई है, जबकि 44 ऐसे संदिग्ध मामले रैपिड जांच में सामने आए हैं। हम यहाँ आए थे, हमने 83 सैंपल लिए, उसमें जो है 45 जो है डेंगू रैपिड वो पॉजिटिव है। मतलब रैपिड का मतलब ये है कि डेंगू तो उन्हें है, लेकिन कंफर्म जो होगा वो एलाइजा टेस्ट के बाद होगा, जो हमने सुबह दे दिया, शाम तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो हम और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।